हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आई एम विजय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय विजय। आइए हम लोग एक शानदार सीरीज में फिर मिलते हैं, जिसमें हम लोग अल्टरनेटिंग करंट के क्वेश्चंस की बात करेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप फिजिक्स के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, इस लेक्चर को देखना ना भूलें। ठीक, तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक करंट इन ए सर्किट इज गिवन बाई आई इज इक्वल टू आई नॉट टी अपॉन टाउ फॉर दी सम टाइम, देन आरएमएस करंट फॉर दी पीरियड टी इज इक्वल टू जीरो, टी इज इक्वल टू टाइम एज। ठीक है, तो आपके पास क्या है, एक अल्टरनेटिंग करंट दी गई है। ठीक है, उसका इक्वेशन क्या है, आई इज इक्वल टू आई नॉट, ठीक है, टी अपॉन कितना है, टाउ। और आपसे पूछा गया है कि आप आईआरएमएस करंट बताइए, उसके लिए टाइम इंटरवल डिसाइड है। टाइम इंटरवल कहाँ से कहाँ तक है, ये जीरो से लेकर कहाँ तक है, टाउ तक। जीरो से लेकर कहाँ तक है, टाउ तक है। ठीक, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आरएमएस करंट को हम निकालते कैसे हैं। क्लियर है, तो देखो जो आरएमएस करंट होती है, ठीक है, उसे लिखते हैं आई आर एम एस। क्या लिखते हैं, आई आर एम एस। ठीक है, और आई आर एम एस का मतलब होता है, ठीक है, कि जो करंट हो पहले उसका आप क्या करो, स्क्वायर करो। उल्टा लिखते हैं, ध्यान रखिए, जैसे आर एम एस तो रूट मीन स्क्वायर होता है, पहले स्क्वायर करना है। फिर क्या करिए, फिर उसके बाद देन आप लीजिए इसका मीन, तो फिर देन इसके बाद क्या करिए, इसका ले लीजिए आप रूट। इसी को बोलते हैं आई आर एम एस। मतलब सिंपल शब्द हम लोग कहें तो आई आर एम एस को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पहले जो करंट हो उसको स्क्वायर करो, ठीक है, फिर उसका क्या कर लो, मीन ले लो, मीन को हम लोग एवरेज ऐसे लिखते हैं। ठीक है, देन उसके बाद क्या कर दो, इसका रूट ले लो, क्या कर लो, रूट ले लो। यहाँ तक बातें क्लियर है। ठीक, अब देखो क्या करो आप, अब हम लोग तरीका सीखे हैं कि एवरेज वैल्यू ऑफ करंट निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, आई स्क्वायर का एवरेज, फिर बाद में हम लोग रूट ले लिया जाएगा। आई स्क्वायर का एवरेज निकले का तरीका होता है, ये हम लोग लिखेंगे यहाँ जीरो से टाउ। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, कोई कंटिन्यूस फंक्शन हो उसका एवरेज लिखने का तरीका होता है यहाँ पे एफ टी डी टी। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास करंट क्या है, आई स्क्वायर है, तो लिखेंगे आई स्क्वायर डी टी दिस अपॉन, ठीक है, जीरो टू टाउ, यहाँ क्या लिखेंगे, डी टी। यहाँ तक बातें क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आई स्क्वायर का एवरेज दिस, और इसका देखो नीचे वाले का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा वन अपॉन टाउ माइनस जीरो। ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे जीरो टू टाउ। ठीक है, आई स्क्वायर, तो आई अपने पास क्या दिया है, आई नॉट टी अपान कितना है, टाउ। यहाँ हो जाएगा आई नॉट टी अपान कितना हो जाएगा, टाउ, इसका स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा, डी टी। यहाँ तक बातें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो देखो यहाँ कितना आ जाएगा अपने पास, ये आई स्क्वायर का एवरेज, ये हुआ वन अपान टाउ। और यहाँ ध्यान से देखिए, तो यहाँ से आई नॉट स्क्वायर और टाउ स्क्वायर दोनों कॉमन है, ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर अपॉन टाउ स्क्वायर, और यहाँ बचेगा देखो टी स्क्वायर डी टी। टी स्क्वायर क्या बचेगा, डी टी बचेगा। यहाँ तक चीजें क्लियर है क्या, कोई दिक्कत नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। चलिए, अब आप लोग इतना तो जान ही रहे हो कि भाई आई स्क्वायर का जो है, ठीक, इंटीग्रेशन कितना होता है, आई स्क्वायर का इंटीग्रेशन ये होता है टी क्यू अपॉन थ्री। ठीक है, कैसे करोगे, एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन। यहाँ हो जाएगा क्या, जीरो से लेके आगे, पहले अपर लिमिट रखते हैं बाद में लोअर लिमिट रखते हैं हम लोग। ये कितना आ जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर, ठीक है, अपान कितना हो जाएगा, टाउ क्यू, और यहाँ पे आ जाएगा टाउ क्यूब बाई थ्री माइनस जीरो क्यूब बाई कितना हो जाएगा, थ्री। क्लियर है ये चीज। ठीक, और ये वैल्यू तो जीरो ही हो गई, यहाँ से देखो ध्यान से, ये कितना आ जाएगा अपने पास, आई स्क्वायर का एवरेज, यहाँ हो गया यहाँ पे आई नॉट स्क्वायर अपान कितना हो जाएगा यहाँ पे, टाउ क्यूब इंटू टाउ क्यूब बाई कितना हो जाएगा, थ्री। टाउ क्यूब थ्री से टाउ पावर थ्री को हम लोग क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक, अब क्या करना है, हमें आई आर एम एस लिखनी है। आई आर एम एस जो कितना निकल के आता है, ये होता है रूट ऑफ जो भी आप एवरेज वैल्यू निकाले हुआ है। रूट की एवरेज वैल्यू कितना निकाले हुआ आई की, तो बोलोगे सर ये तो निकाले हम लोग आई नॉट स्क्वायर बाई थ्री, दैट इज कितना हो जाएगा अपने पास, इसका रूट लोगे तो आपको मालूम है आई नॉट बाई कितना हो जाएगा, रूट थ्री। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या निकल गया, आई आर एम एस निकल के आ गया। क्लियर है, आई आर एम एस अपने पास आया। ठीक है, आई आर एम एस निकल के आया यहाँ पे कितना, आई आर एम एस निकल के आ गया, आई नॉट बाई कितना हो जाएगा, रूट थ्री।
ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, एकदम करेक्ट। यहाँ तक बातें क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है, थोड़ा अच्छे से समझिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है ये, ए करंट इज इन ए सर्किट इज गिवन बाई आई टी 3 + 4 sin ओमेगा टी, देन इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट। ठीक, देखो जो अल्टरनेटिंग करंट होती है ना, अल्टरनेटिंग करंट जो होती है ना, उसे हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टाइप में पढ़ते हैं। ये कौन कौन सी करंट है, ये अलग अलग चार करंट हैं। एक को हम लोग बोलते हैं इंस्टैन्टेनियस करंट, इंस्टैन्टेनियस करंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये आई टी लिखी है ना, ये इंस्टैन्टेनियस करंट है। कौन सी करंट है, इंस्टैन्टेनियस करंट। दूसरी होती है एवरेज करंट, दूसरी होती है एवरेज करंट। ठीक है, और तीसरी होती है पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, इसको हम लोग आई नॉट लिखते हैं, इसको लिखते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ करंट को आई एवरेज, या फिर ऐसे लिखने का तरीका होगा। ठीक है, इंस्टैन्टेनियस को फंक्शन ऑफ टाइम लिखेंगे। ठीक है, और चौथी सबसे इंपॉर्टेंट है आरएमएस करंट, आरएमएस करंट। यहाँ तक बातें क्लियर है क्या, इसे बोलते हैं आईआरएमएस। क्या बोलते हैं, आईआरएमएस। तो ये चार करंट होती हैं, इसी तरह से चार वोल्टेज भी होते हैं। ठीक, अब सवाल उठता है कि जो हम डिवाइस से मेजर करते हैं वो कौन सी करंट होती है। ठीक है, तो देखो जो डिवाइस मेजर करती हैं, ठीक है, वो जो करंट होती है वो होती है आरएमएस करंट, और जो वोल्टेज होता है उसे क्या बोलते हैं, आरएमएस वोल्टेज। तो ये बात ध्यान रहे, जो डिवाइसेस मेजर करती हैं वो आरएमएस करंट होती है। उसकी हेल्प से हम सारी करंट बता सकते हैं कि आई नॉट कितना होगा, आई टी कितना होगा, और आई एवरेज कितना। यहाँ तक बातें क्लियर है क्या। ठीक, तो अब आपको मालूम है कि जो आई टी हम लोग लिखते हैं, इंस्टैन्टेनियस करंट, बेसिकली हम लोग इसको लिखते हैं आई इज इक्वल टू आई नॉट, ठीक है, साइन ओमेगा टी के फॉर्म में, कुछ इस तरह से लिखते हैं। इसमें आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट। देखो ये हमारे पास आई टी और आई नॉट वैल्यू मिल गया। ठीक है, अब एवरेज करंट को ऐसे लिखते हैं, तो एवरेज करंट लिखने का तरीका होता है, ये होता है 2I0/5। ठीक है, ये कितना होता है, 2I0/5। ध्यान रहे ये हाफ साइकिल के लिए, किसके लिए है ये, हाफ साइकिल के लिए। ठीक, पूछे कंप्लीट साइकिल में कितनी होगी, तो देखो एसी जो होती है ना वो साइनसॉइडल वेव होती है, तो आधे हाफ साइकिल में प्लस रहती है, आधे हाफ साइकिल में क्या होती है, माइनस होती है। एवरेज वैल्यू और कंप्लीट साइकिल के लिए देखोगे तो ये जीरो हो जाएगी। किसके लिए है, कंप्लीट साइकिल के लिए। यहाँ तक बातें क्लियर है क्या, यहाँ तक बातें क्लियर है क्या, तो हम लोग आगे बढ़ जाए। ठीक, आरएमएस जो करंट होती है ना, जो आरएमएस करंट होती है, ठीक है, वो क्या होती है, वो होती है अपने पास पीक वैल्यू अपान कितना होता है, √2। ठीक, अब एक सवाल उठता है कि सर आरएमएस करंट को हम मेजर कैसे करते हैं, आरएमएस करंट को हम कैसे मेजर करते हैं। देखो आरएमएस करंट को जो मेजर करने का तरीका होता है, वो हम लोग जैसे यहाँ पे डीसी में कर रहे थे, ठीक है, हॉट वायर जो हमारे पास एक तरह से कहें मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर जो बेस्ड थी, ठीक है, इस तरह से हम लोग करंट को मेजर कर ले रहे थे, डिफ्लेक्शन मेजर करके। इस तरह से हम यहाँ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये करंट क्या होती है, ठीक है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का क्या होती है, 60 बार 50 बार मैक्सिमम, 50 बार क्या होती है मिनिमम। ठीक, तो हम जब उसमें देखेंगे ना तो हमारे पास जो निडल होगा ना, अमीटर का, गैल्वेनोमीटर का, ठीक है, वोल्ट मीटर का, जिससे भी हम जो चीज मेजर कर रहे होंगे, तो वो स्टेशनरी समझ में आएगा, इनर से करना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा। ठीक, इसका मतलब सिंपल सा मतलब ये रहा कि जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पर बेस्ड डिवाइसेस हैं, चाहे अमीटर हो, चाहे गैल्वेनोमीटर हो, चाहे वोल्ट मीटर हो, वो करंट को नहीं मेजर कर पाएगा अगर वो अल्टरनेटिंग हुई तो। अब सवाल उठता है कि सर अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, तो जो मेजर करते हैं इन डिवाइसेस को हम लोग बोलते हैं, जो करंट होगा वो अमीटर से मेजर होगा, उसे बोलेंगे हॉट वायर अमीटर। ठीक है, और जो वोल्टेज होगा उसे क्या बोलेंगे, हॉट वायर वोल्ट मीटर। ठीक, ये क्या होते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट बेस्ड होते हैं, बेस्ड होते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर। ठीक, जबकि वहां पर क्या था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बेस्ड थे इसी में। तो यहाँ ध्यान रहे कि जो डिवाइसेस होंगी अल्टरनेटिंग करंट को मेजर करने के लिए, अल्टरनेटिव वोल्टेज को मेजर करने के लिए, ठीक है, उन्हें हम लोग बोलेंगे हॉट वायर एमीटर और हॉट वायर वोल्ट मीटर। यहाँ तक बातें क्लियर है क्या। ठीक है, अब चलिए अपने क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, कि ये कोई आपके पास क्या है, इंस्टेंटेनियस करंट दी गई है। ये है आपके पास आई टी इज इक्वल टू, ठीक है,
3 + 4 sin ओमेगा टी। और आपसे पूछा गया इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट। इफेक्टिव वैल्यू का मतलब होता है आरएमएस करंट से। क्या मतलब होता है यहाँ पे? आरएमएस करंट से। ठीक, तो एक इसका दूसरा नाम क्या है? इफेक्टिव वैल्यू है। ठीक, अब आरएमएस निकालते कैसे हैं? तो भी हमने बताया था कि जब आरएमएस निकालना हो तो आप क्या करिए, आरएमएस निकालने के लिए पहले आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए करंट का। फिर क्या करिए, उसका क्या करिए, मीन लीजिए। फिर क्या कर दीजिए आप, उसका उसका ले लीजिए क्या, रूट। क्या ले लीजिए, रूट। क्लियर है? तो पहले क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर करें तो यहाँ हमारे पास कितना हो जाएगा, आई आर एम एस। तुम लोग ऐसे लिख सकते थे, ठीक है, आई स्क्वायर, फिर इसका मीन, फिर इसका क्या कर ले, रूट। ठीक, तो फर्स्ट हम लोग क्या निकालते हैं, आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू। देखो आई स्क्वायर का एवरेज यहाँ हम लोग एक और आसान तरीके से निकाल सकते हैं, इंटीग्रेशन का ना यूज भी करके। ये तरीका सीख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीका। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे कि हमारे पास आई स्क्वायर का एवरेज निकालना है। तो सर हम क्या कर ले, इसका 3 + 4 sin ओमेगा टी। ठीक है, इसका क्या कर दें, स्क्वायर, और इसको क्या लिख दें, इसका एवरेज। तो बोले सर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रही। तो ये हो जाएगा अपने पास, देखो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, दैट इज कितना हो जाएगा, 9 + 16 sin स्क्वायर ओमेगा टी, प्लस कितना हो जाएगा, 12, सॉरी 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24। हाँ, 24 sin ओमेगा टी। बोलोगे ठीक है सर, इसका एवरेज लेना है। तो भैया ये तो सबको मालूम है ना, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 9 का एवरेज +16 sin स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज +24 sin ओमेगा टी का एवरेज। यहाँ तक बात सबको क्लियर है क्या? अब देखो, जब हम पीछे डिस्कस किए हैं थियरीज के दौरान कि आपको मालूम है किसी कांस्टेंट का एवरेज कांस्टेंट होता है। जैसे 8 का एवरेज लोगे 8 आएगा, 9 का एवरेज लोगे 9 आएगा, ठीक है, 2 का एवरेज लोगे 2 आएगा, तो ये तो 9 ही रह जाएगा। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का जो एवरेज वैल्यू होती है हाफ। कितनी होती है, हाफ। और साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी वैल्यू क्या होती है, एवरेज वैल्यू 0। तो ये वैल्यू हो गई 0, ये वैल्यू हो गई अपने पास हाफ। ठीक है, और ये यही रह जाएगी। तो अपने पास फाइनल रिजल्ट कितना निकल के आएगा, ये हो गया 9, और ये कितना हो जाएगा, 16 × हाफ। ठीक है, ये हम लोग कैंसिल करेंगे, कितना हो जाएगा, 8। तो यहाँ हमारे पास निकल के क्या आया कि सर जो आई स्क्वायर है ना, वो अपने पास कितना आ गया, ये हो गया 9 + 8 दैट इज 17। अब हमने कहा था आई आर एम एस जब कहीं भी लिखना होगा तो तरीका क्या है आई आर एम एस लिखने का, आप क्या कर लीजिए, जो भी यहाँ पे एवरेज वैल्यू निकाले उसका रूट ले लीजिए। दैट इज, ये रूट के अंदर कितना हो जाएगा, 17 एम्पियर। कितना हो जाएगा रूट के अंदर, 17 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट है। उम्मीद ये कर रहा हूँ कि आपको अच्छे सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। और ये आपके फिजिक्स एग्जाम के लिए एसी से एकदम रामबाण इलाज होगा। 3 से 4 लेक्चर इस पे लूंगा, एसी में कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बाकी रहेगा जो आपका क्लियर ना हो। क्लियर है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ए स्मॉल सिग्नल वोल्टेज वी टी, दिस इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी इज अप्लाइड अक्रॉस एन आइडियल कैपेसिटर। ठीक है, कोई आइडियल कैपेसिटर है, उस पर इतना वोल्टेज हम लोग क्या कर लेते हैं, अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब सवाल कह रहा है करंट आई टी लैक्स वोल्टेज वी टी बाई 90 डिग्री। ठीक है, ओवर ए फुल साइकिल द कैपेसिटर सी डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स। ऑप्शन सी कह रहा है करंट आई टी इज इन फेज विथ वोल्टेज वी टी। ठीक है, फोर्थ कह रहा है करंट आई टी लीड्स द वोल्टेज वी टी बाई 180 डिग्री। तो सबसे इंपॉर्टेंट बातें समझते हैं। अपने पास एक कैपेसिटर है, ये क्या है, कैपेसिटर। ठीक है, और इस पर हम लोग लगाए हैं कोई अल्टरनेटिंग वोल्टेज, कोई अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, और वो वोल्टेज कितना है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक, और ये क्या है, कैपेसिटर है, ये क्या है, कैपेसिटर है। तो अब आपको मालूम ही है कि जब हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटर में अल्टरनेटिंग वोल्टेज को फेड करते हैं, मतलब लगाते हैं, ठीक है, तो होता क्या है, जो कैपेसिटर होता है ना, उस केस में क्या होता है कि जो वोल्टेज है वो करंट से लैग कर जाता है। इसका मतलब इस सिचुएशन में क्या होगा कि Vt लैग्स बिहाइंड दी बिहाइंड दी करंट। ठीक है, वो भी आपको मालूम है कितने से, बाई फाई इज इक्वल टू कितना,
π/2 मतलब 90 डिग्री। अब सवाल ये है, कहीं ऐसा दिया है क्या कि वोल्टेज जो है वो लैग कर रहा है किससे, करंट 90 डिग्री पे? तो कहीं नहीं दिया है, ठीक है। यहाँ पे दे दिया है क्या, करंट आई लीड्स दी वोल्टेज, ठीक है, बाई 180 डिग्री। तो करंट लीड तो कर रही है बट 90 डिग्री से कर रही है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो ऑप्शन दिया है ये क्या है, गलत है। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ कह रहा है करंट आई टी इज इन फेज, तो फेज में तो होते ही नहीं, ये भी गलत है। ठीक है। अब यहाँ पे दिया है करंट आई टी लैग्स द वोल्टेज वी टी, ठीक है, बाई 90 डिग्री, तो नहीं, करंट हमारे पास क्या कर रही है, लीड कर रही है, तो ये तो ये भी कट गया अपने पास। ठीक है। तो अब आपको मालूम ही है कि अभी तीन कट गया तो चौथा सही है। लेकिन ये क्या है, ओवर ए फुल साइकिल कैपेसिटर सी डज नॉट कंज्यूम एनी एनर्जी फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स। ठीक है। इसका मतलब है कि कोई एनर्जी नहीं कंज्यूम कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि एवरेज पावर जीरो होना चाहिए। ठीक है। तो आप ये भी सीख लीजिए एवरेज पावर निकालते कैसे हैं। तो पी एवरेज जो होगा, अल्टरनेटिंग में हम लोग कैसे निकालते हैं, आई आर एम एस इंटू वी आर एम एस इंटू कॉस फाइव। क्या लिखते हैं, कॉस फाइव। और ही देखो यहाँ पे फाइव कितना है, 90 डिग्री है। तो जब हम फाइव की वैल्यू 90 डिग्री रखेंगे ना, तो अपने पास कॉस फाइव जो है वो कितना निकल के आ जाएगा, कॉस 90। और कॉस 90 वैल्यू क्या होती है, जीरो। अब वोल्टेज करंट कुछ भी हो ये मैटर करता ही नहीं है, एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। एवरेज वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट। क्लियर हो रही है क्या बातें? ठीक। अगर जो हम लोग इनका क्या करते हैं, अगर इनका हम लोग फेजर डायग्राम बनाएं, तो कुछ इस तरह से हमारे पास डायग्राम निकल के आता है। ठीक है। ये कुछ हमारे पास इस तरह से डायग्राम निकल के आता है। इसमें क्या है, यहाँ पर होती है करंट, यहाँ पे क्या होती है, करंट। हर एक चीज को अच्छे से समझ लो। ठीक। और जो कैपेसिटर होता है ना, कैपेसिटर में जो वोल्टेज होता है वो 90 डिग्री पीछे है, तो वीसी हमारे पास यहाँ निकल के रहेगा। अब मेरी एक बात ध्यान से समझना। तो बोलोगे सर अगर मैं इस तरह से देखूं तो वीसी आगे है, मैं अगर ऐसे देखूं तो आई आगे है, तो मैं डिसाइड कैसे करूँ कि कौन आगे है? ठीक है। तो देखो जो हमारे पास करंट और वोल्टेज होते हैं ना, ये स्केलर हैं, लेकिन इनको हम लोग रोटेटिंग वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं। और इनका रोटेशन होता है एंटी क्लॉक। तो सिंपल सी बात है, ये दोनों ऐसे घूमेंगे, इस तरह से घूमेंगे, ऐसे ऐसे करके। क्लियर है? तो भैया जब ऐसे ऐसे घूमेंगे तो क्या होगा, देखो जब घूमेगा तो हमारे पास क्या होगा, आई यहाँ कहीं पहुंच जाएगा, आई की न्यू पोजीशन कहीं यहाँ आ जाएगी, वोल्टेज की न्यू पोजीशन कहीं यहाँ रहेगी। तो अब भी तो करंट अपनी आगे आगे चल रही है, वोल्टेज पीछे पीछे चल रहा है। ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये एंटी क्लॉक रोटेट करते हैं। कैसे रोटेट करते हैं, एंटी क्लॉक। और करंट क्या होगी, वोल्टेज से हमेशा 90 डिग्री आगे रहेगी। क्लियर है क्या ये बातें? ठीक। कुछ एडिशनल चीजें जान लीजिए इसके साथ साथ। अगर रेजिस्टेंस होता है उसमें अल्टरनेटिंग वोल्टेज को फेड करते हैं, ठीक, तो वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में चलते हैं, मतलब वहां फेज डिफरेंस क्या आ जाएगा, जीरो आएगा। ठीक। कैपेसिटर का केस हम लोग समझ लिए हैं। इंडक्टर के केस में जो हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को फेड करेंगे। एसी में जब कोई क्या करेंगे, इंडक्टर को हम लोग, ठीक है, इंडक्टर लगा करके उसमें क्या करेंगे, वोल्टेज फेड करेंगे। तो उस सिचुएशन में क्या है, उस सिचुएशन में अपने पास जो वोल्टेज होता है ना वो लीड करता है, करंट क्या करती है, लैग करती है। यहाँ तक बातें क्लियर है क्या? चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। उम्मीद ये कर रहा हूँ कि लेक्चर बोरिंग नहीं लग रहा हो, अच्छे से समझ में आ रहा हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। The instantaneous voltage through a device of impedance 20 ohm, ठीक है, द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इज। तो पहली बात ये है कि यहाँ पर क्वेश्चन का इक्वेशन दिया ही नहीं गया है। ठीक है। तो क्वेश्चन स्प्रिंट है, हम लोग इसको छोड़ देते हैं। इसमें हमारे पास इक्वेशन होना चाहिए इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का, जो कि दिया नहीं गया है। ठीक है। तो टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो इसे हम लोग स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन कंसिडर करें, क्योंकि एक शानदार क्वेश्चन अपने आप में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास है, देखो यहाँ पे कह रहा है द करंट इज वेरिंग साइनसॉइडली विथ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज। करंट इज इक्वल टू इट्स आरएमएस। ठीक है। जो करंट है वो क्या है, इसके आरएमएस की वैल्यू के बराबर है। द वैल्यू एट टी इज इक्वल टू जीरो, राइट द इक्वेशन ऑफ करंट। ठीक है। तो यहाँ हमारे पास क्या है, द करंट इज वेरिंग साइनसॉइडली विथ फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज। द करंट इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू एट टी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। जब हम लोग टी इज इक्वल जीरो रख रहे हैं तो कह रहा है क्या, करंट क्या है, आरएमएस वैल्यू के बराबर है। तो पहली बात समझिए, यहाँ फ्रीक्वेंसी दिया है 100 हर्ट्ज। ठीक है। और हमारे पास जो इक्वेशन होता है करंट का वो कितना होता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट, ठीक है,
और यहाँ क्या हो जाएगा साइन ओमेगा टी। ठीक। अब देखो आपको मालूम है ओमेगा होता है 2 पाई एफ। ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ। ठीक है, तो हमारे पास कितना निकल के आ जाएगा ये 2 पाई, और एफ कितना है 100 हर्ट्ज, कितना है 100 हर्ट्ज। ठीक, ये कितना हो जाएगा अपने पास इतने रेडियन पर सेकंड। तो ओमेगा यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा 200 पाई रेडियन पर सेकंड। ठीक। अब हमारे पास जो इक्वेशन होगा करंट का वो कितना हो जाएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा साइन 200 पाई टी। क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहे हैं करंट इज इक्वल टू आरएमएस वैल्यू। ठीक, तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट का मतलब नहीं समझ में आ रहा है क्या है भाई, ये भी हमें लग रहा है टाइपिंग मिस्टेक ही। ठीक है, तो अगर टाइपिंग मिस्टेक है तो हमारे पास क्या होगा फिर, यहाँ पे जो करंट का इक्वेशन हो जाएगा सिंपली इतना ही लिख के हम लोग क्या करेंगे छोड़ देंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये अपने पास द रेशियो ऑफ मीन वैल्यू ओवर हाफ साइकिल टू द आरएमएस वैल्यू ऑफ एसी इज। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, हमारे पास मान लेते हैं करंट है, सपोज कर लेते हैं क्या अपने पास करंट है। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट जो होती है, ठीक, पहले मीन लिख लेते हैं, तो मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल अभी हमने लिखा था वो कितनी होती है, वो होती है 2I0/5। इसके लिए होती है फॉर हाफ साइकिल, फॉर हाफ साइकिल। ठीक, अगर हम लोग कंप्लीट साइकिल में देखते हैं तो एवरेज वैल्यू कितनी आती है, ये आती है 0। ठीक है, फॉर कंप्लीट साइकिल। क्लियर हो रहा है ना सारी चीजें, कंप्लीट साइकिल। ठीक, अब लेकिन हमारे पास क्या पूछा गया है कि हाफ साइकिल में एवरेज वैल्यू और आरएमएस वैल्यू। तो आपको मालूम है आरएमएस वैल्यू कितनी होती है, तो बोलोगे सर आई आर एम एस तो होती है हमारे पास कितना I0/√2। तो इन दोनों का रेशियो बताना है आई एवरेज और आई आर एम एस का। आई एवरेज अपान आई आर एम एस करोगे तो अपने पास कितना निकल के आ जाएगा 2I0/पाई अपान कितना हो जाएगा यहाँ पे I0/√2। ठीक, यहाँ से आई नॉट से आई नॉट क्या हुआ कैंसिल, अपने पास कितना आया 2√2 अपान कितना हो जाएगा पाई, 2√2 अपान कितना हो जाएगा पाई। क्लियर है। ठीक है, तो 2√2 अपान कितना हो जाएगा पाई, ये अपने पास क्या है राइट आंसर है। दैट इज ऑप्शन नंबर बी क्या है एकदम करेक्ट। ठीक है, यहाँ तक बातें, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है दी ट्रांसफार्मर रेशियो, यहाँ हो चाहे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, ठीक है ना, ये मिस्टेक है टाइपिंग का ही, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होना चाहिए। ठीक है, द ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो ऑफ एन आइडियल ट्रांसफार्मर इज 10:1। एक शब्द यहाँ पे है आइडियल, इसको भी थोड़ा समझेंगे भी लास्ट में हम लोग, ठीक है ना। इसका कितना दिया है 10:1 दिया है। ठीक, इफ करंट इन सेकेंडरी सर्किट इज 100 एम्पियर। ठीक है, तो ये आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ हमारे पास क्या है करंट जो है सेकेंडरी में है वो कितना है, वो है 100 एम्पियर है। तो करंट इन प्राइमरी कितना होगा, प्राइमरी में करंट आपसे पूछ रहा है। ठीक है, एक शब्द होता है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो डिसाइड करता है, ठीक है, कि अपने पास जो ट्रांसफार्मर है, ठीक, वो जो स्टेप अप है या स्टेप डाउन है। ठीक है, और ये डिफाइन कैसे करते हैं, जो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं और प्राइमरी में जो नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं इन्हीं के रेशियो को, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, क्या बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं VS/VP, या फिर यहाँ पे लिखते हैं क्या IP/IS। ठीक है, ये जो फार्मूला है इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है सिंपली, यहाँ पर जो है ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो में नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो लिया गया है सेकेंडरी और प्राइमरी का। यहाँ पर वोल्टेज जो है सेकेंडरी के क्रॉस और प्राइमरी के क्रॉस का रेशियो है। यहाँ पे करंट प्राइमरी है और जो है यहाँ पे करंट क्या है सेकेंडरी। ठीक, अब सवाल उठता है कि सर ये बताइए यहाँ पर तो NS/NP है लेकिन यहाँ पे तो IP/IS है। ठीक, तो देखो इस इंपॉर्टेंट बात को समझो। ट्रांसफार्मर आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब होता है कि जो इनपुट पावर हो वो हमेशा आउटपुट पावर के इक्वल आ जाए। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या बोलते हैं उसे आइडियल, आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर। क्लियर हो रही बात है यहाँ पे। ठीक, अब देखो एक सिंपल सी बात है,
आप ट्रांसफार्मर जब पढ़े होंगे तो उसकी थ्योरी में समझाया जाता है कि प्राइमरी से जो फ्लक्स निकले वो दूसरे से पूरा का पूरा पास हो। लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी तो नहीं होती ना, कुछ लाइंस तो बाहर चली ही जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आइडियल ट्रांसफार्मर दिया है, ताकि आप ये फार्मूले को लगा सको, क्योंकि अगर आइडियल नहीं होगा तो फिर फार्मूला ये एप्लीकेबल होगा ही नहीं। ठीक है, फिर बताना पड़ेगा कितना पावर कन्वर्ट हो रहा। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? चलिए ठीक है। ठीक, तो एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आर अगर एक से ज्यादा है, ठीक है, तो इसे बोलेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक, और अगर आर की वैल्यू एक से कम है तो इसे बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, और ट्रांसफार्मर का यूज हमेशा हम लोग कहाँ करते हैं? एसी में करते हैं। किसमें यूज करते हैं? एसी में करते हैं। डीसी में ट्रांसफार्मर का यूज कभी नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ये म्यूचुअल इंडक्टेंस पर बेस्ड है। ये भी ध्यान रखिएगा इसका प्रिंसिपल। इसका जो प्रिंसिपल है ना, वो क्या करता है? म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? म्यूचुअल इंडक्शन पर बेस्ड है। ठीक है, और डीसी में हम लोग ट्रांसफार्मर को यूज नहीं करते। ठीक है, यहां तक बात है। तो अब हम लोग क्या करें? अब हमको कैलकुलेशन सिंपली करना है। तो देखो हमारे पास सेकेंडरी करंट दी गई है कितना। ठीक है, तो इसे हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे। ये है अपने पास, देखो, एन एस बाई एन पी। ये दिया है 10:1। ठीक है, और ये किसके इक्वल होता है? आई पी बाई आई एस के। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 10:1 आई पी हमको बताना है, और आई एस कितना दिया है? वो दिया है 100 एम्पीयर। तो यहाँ पे हमारे पास जो आई पी निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा? 1000 एम्पीयर। मतलब समझिए, प्राइमरी करंट कितनी है? 1000 है, तो सेकेंडरी करंट कितनी हो रही है? 100 हो रही है। ठीक है, तो वोल्टेज इसके उल्टा होगा। तो इसका मतलब करंट घट रही है। अगर करंट घट रही है तो वोल्टेज बढ़ेगा, और वोल्टेज बढ़ता है ना, तो कौन सा होता है? स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। तो सिंपल सी बात, अगर कोई पूछ ले कि बताइए इस केस में कौन सा ट्रांसफार्मर है, तो आप क्या बताएंगे? यहाँ देखो करंट घट रही है तो वोल्टेज बढ़ेगा, क्यों? पावर कांस्टेंट है। क्यों? पावर क्या है? कांस्टेंट है। पी इनपुट पी आउटपुट के बराबर है। तो यहाँ पे देखो क्या है, करंट हमारे पास प्राइमरी 1000 थी, बाद में कितनी हो गई? 100 हो गई। इसका मतलब करंट घट रही है, और करंट घट रही है, ठीक है, और वोल्टेज बढ़ रहा है। ठीक, तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेप अप। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ठीक है, और अगर क्या हो जाए? करंट बढ़ जाए और वोल्टेज घट जाए, ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टेप डाउन। तो एक्चुअल में कौन सा ट्रांसफार्मर है अपने पास? करंट ज्यादा थी, करंट घट गई है, करंट घटी है, तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। और कितना होगी करंट? 1000 एम्पियर होगी। उम्मीद ये कर रहा हूँ कि सारी चीजें आपको क्लियर हो रही है। आप एक क्वेश्चन की तरह मत देखिए, पूरी थ्योरी को ट्रीट करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इफ आई इज इक्वल टू 2t, देन आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड। ठीक है, तो अपने पास क्या है? ये दिया गया है यहाँ पर आई, और आई की वैल्यू दी गई है कितना? 2t। और आपसे पूछ रहा है कि बताइए आई आर एम एस कितना होगा। तो मैं सिंपली अब सीधे सीधे लिख रहा हूँ। आई आर एम एस का मतलब होता है आई स्क्वायर का एवरेज, और इसका क्या है? रूट। ठीक है, तो अब आपको क्या मालूम है कि सबसे पहले हम क्या निकालें? आई स्क्वायर का एवरेज। मैंने दो क्वेश्चन ऐसे बता दिया, ये तीसरा क्वेश्चन तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास कितना? ये हो जाएगा 2 - 0, और यहाँ क्या हो जाएगा? 0 to 2। ठीक है, और ये हो जाएगा आई स्क्वायर डी टी। क्लियर है क्या? ठीक, तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ हो जाएगा 0 to 2, और आई स्क्वायर का मतलब है 2t। ठीक है, इसका स्क्वायर इंटू डी टी। तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 4, और 2 से डिवाइड होगा तो 2 बचेगा। ये हो जाएगा 0 to 2, यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी। और टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन आप सबको मालूम है कितना हो जाएगा? ये निकल के अपने पास आ जाएगा 2t³ बाई कितना हो जाएगा? 3। कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेके 2 तक। ठीक है, ये लिमिट है 0 से 2, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो ये अपने पास कितना हो जाएगा? 2/3। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। आप इसे सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? देखो, 2 × 2 = 4, 2 × 8 बाई कितना हो जाएगा? ये 3। ध्यान रहे ये अपने पास आई स्क्वायर आया है, इसका एवरेज। आई आर एम एस कितना होता है? तो बोलोगे सर जितना ये आया है इसको रूट में लीजिए बस। जितना है इसको क्या कर दीजिए? रूट के अंदर मार के कर दीजिए। तो रूट के अंदर मार करेंगे तो क्या आ जाएगा?
ये हो जाएगा √8/3। ठीक है, और √8/3 का मतलब क्या हुआ अपने पास? ठीक है, ये हो जाएगा 2√2 कितना हो जाएगा? 3। ठीक है, 2√2/3 अपने पास कितना हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, बाकी चीजें तो कोई दिक्कत रही नहीं भाई। कहाँ से यहाँ पे एक एडिशनल टर्म आ रहा है? इसमें तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, अच्छा सॉरी, यहाँ पे क्यूब है, यहाँ पे क्या है? क्यूब है, तो जब क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा। ठीक है, तो जब 16 हो जाएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखो जब हम लोग रूट यहाँ लेंगे तो ये हो जाएगा 16 का हो जाएगा कितना? 4/√3। तो भाई कितना हो जाएगा? √3। ऑप्शन नंबर बी क्या है? एकदम करेक्ट। क्लियर हो रही है बातें ना? ठीक है, तो आप आरएमएस को लेके तैयार रहिएगा। एक क्वेश्चन और, आप हमारी तरफ से ये होमवर्क लिख लीजिएगा। ठीक है, होमवर्क ये है कि अगर आई इज इक्वल टू, ठीक है, ये अपने पास हो ए साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे कितना हो बी कॉस ओमेगा टी, तो इसकी आईआरएमएस वैल्यू बताइएगा। ठीक है, एक कंप्लीट साइकिल में इसकी आरएमएस वैल्यू बताइएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, इसको तो रिजल्ट याद रखो सीधा सीधा। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर बताइए कितना है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ ईएमएफ इज 10 वोल्ट। पीक वैल्यू का मतलब होता है वी नॉट, और वी नॉट कितना दिया है? 10 वोल्ट दिया है। कितना दिया है? 10 वोल्ट दिया है। इट्स फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। ठीक है, एट टी इज इक्वल टू 1/600 सेकेंड, आपको बताना है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ कितना होगा। देखो इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हम लोग क्या बताया था? वीटी लिखते हैं, और ये कितना होता है? वी साइन ओमेगा टी। ठीक है, और अभी भी हम लोगों ने पढ़ा था ओमेगा कितना होता है? 2 पाई एफ होता है। कितना होता है? 2 पाई एफ होता है। तो यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा? वी टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा यहाँ पे वी नॉट साइन 2 पाई एफ टी। अब जो जो वैल्यू दी गई है उनको रखते हैं। देखो वी नॉट कितना है? 10 वोल्ट है। ये हो जाएगा साइन, और यहाँ हुआ 2 पाई एफ की वैल्यू कितनी है? 50 है। और टी कितना है? 1/600। ध्यान से बस समझिएगा, ये हो जाएगा 100, और यहाँ से ये दो जीरो सफात, ये 5/6 हो गया। तो यहाँ अपने पास कितना निकल के आया? वीटी निकल के आ गया है। ठीक है, ये हो गया 10 साइन 5/6, और साइन 5/6 मतलब साइन 30 होता है, और साइन 30 की वैल्यू आपको मालूम है ना कितनी होती है? 1/2। इसके पास कितना निकल के आया? 5 वोल्ट निकल के आया। तो यहाँ हमारे पास क्या है? 1/600 पर जो हमारे पास टाइम है उस पर वोल्टेज कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर सी क्या है? एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी क्या है? एकदम करेक्ट। क्लियर है क्या? यहाँ तक बातें क्लियर है क्या? कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन ये अपने आप में शानदार है। द वोल्टेज ऑफ एसी सोर्स वेरीज विथ टाइम अकॉर्डिंग टू इक्वेशन V इज इक्वल टू 50 साइन 100 पाई टी कॉस 100 पाई टी। देन आपको बताना है V इन वोल्ट कितना होगा। ठीक है, और V का मतलब क्या है? पीक वैल्यू, V नॉट इन वोल्ट कितना होगा। ठीक है, तो आप चाहिए देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे V ही है, यहाँ पे क्या है? V ही है। आपसे V नॉट पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है सही। तो चलिए, अपने पास V दिया है, दैट इज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज दिया है 50 साइन, ये कितना है? 100 पाई टी, और यहाँ कितना है? कॉस 100 पाई टी। समझ में नहीं आता कि इसको हम सॉल्व कैसे करें, क्योंकि जब तक हमारे पास V इज इक्वल टू वी नॉट, ठीक है, साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी के फॉर्म में नहीं रहेगा, हम लोग पीक वैल्यू वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी बता ही नहीं सकते। ठीक, तो देखो इसको हम लोग, सबसे आसान तरीका है, हम लोग इसको ऐसे लिख दें क्या? 25 × 2 साइन 100 पाई टी इंटू कॉस 100 पाई टी। देखो इसे ध्यान से, तो आपको इस फॉर्म में कुछ लिखा है 2 साइन A इंटू कॉस A के फॉर्म में, और आपको मालूम है इसको क्या लिखते हैं? साइन 2A। ठीक, तो ध्यान से देखो, तो इस बात को हम लोग लिख सकते हैं वी टी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 25, और ये वैल्यू कितनी लिखी है? साइन 2A। तो साइन 2A का मतलब कितना हुआ? साइन, ठीक है, 2 × 100 पाई टी। तो अपने पास वीटी कितना निकल के आ जाएगा? बोलोगे सर वीटी तो आ गया 25 साइन 200 पाई टी।
क्लियर है क्या यहाँ तक बातें? ठीक। अब अगर हम लोग देखें यहाँ से तो कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन, तो पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज होगा कितना हो जाएगा, 25 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। कोई पूछे सब फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो वो लोग सब फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ये ओमेगा इज इक्वल टू हो गया 200 पाई। ठीक है, तो इसे क्या कर दो, 2 पाई एफ, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200 पाई। तो पाई से पाई क्या करो, कैंसिल कर दो, और ये कितना हो जाएगा 100। तो फ्रीक्वेंसी निकल के आ जाएगी 100 हर्ट्ज। ठीक है, तो यहाँ पे आप आंसर अपना आराम से मैच करा सकते हो। देखो यहाँ पे दिया है फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। ठीक है, और पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज 25 वोल्ट, ये अपने पास ऑप्शन नंबर सी क्या है, एकदम करेक्ट। क्लियर है। चलिए, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, इसी तरह के नए कंटेंट हमेशा आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे पास ये टेलीग्राम की लिंक है, इस पे इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। इस पे नए नए हमेशा प्रैक्टिस सेट, ठीक है, नोट्स, सारी चीजें यहाँ पे क्या हो जाती हैं, शेयर की जाती है। पीपीटी इवन भी हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे शेयर कर लेते हैं। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।